Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss and explain chapter number 3 from Home Science book क्लास 11th की जो गृह विज्ञान की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा टाइटल है भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। इस चैप्टर की ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा और काफ़ी इजी नोट्स हैं ताकि आपको ईजिली अच्छे से समझ आ जाए पूरा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इससे पहले कि जो बाकी चैप्टर्स हैं और बाकी चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो सब अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय 3, जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। भोजन, पोषण, स्वास्थ्य। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है इस चैप्टर में भोजन क्या होता है, देन पोषण क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो भोजन हम किसको कहते हैं? हम सभी जानते हैं भोजन कहा जाता है फूड को, खाने पीने के जो भी चीज़ें होती हैं उनको भोजन कहा जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई तो आप क्या लिखेंगे? एक स्पेशल डेफिनेशन होती है हर चीज़ की। तो इसकी क्या है? भोजन क्या होती है? भोजन की डेफिनेशन देखिए। भोजन वो ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ है जो भीतर निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषण देता है और स्वस्थ रखता है। अब 2 लाइन पढ़ी हमने और इसमें थोड़े से कुछ शुद्ध हिंदी के वर्ड्स थे तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो हम इजीली इसको समझते हैं और जब आपको समझ आ जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। भोजन क्या है? वो ठोस का मतलब होता है जो ठोस पदार्थ होते हैं जो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि रोटी, चपातीज, पराठा, या हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स। ये सारी क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं भोजन के। द्रव्य पदार्थ होते हैं जो लिक्विड होता है। लिक्विड यानी कि जो पानी वगैरह होता है, हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब लिक्विड वाले सब्सटेंस है जो हम खाते हैं, पीते हैं। तो भोजन क्या होता है? भोजन ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं और लिक्विड वाले जो द्रव्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। जो भीतर निगलने मतलब जो हम अंदर निगलते हैं। भीतर कहते हैं अंदर को, जो हम अपने मुंह के अंदर से निगलते हैं। पहले मुंह में खाना खाते हैं और फिर फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना निगलते हैं हम, और फिर उसको वो खाना पचाने का काम होता है। खाना पचता कैसे है? हमारे पाचन तंत्र के द्वारा। पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके थ्रू हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और अवशोषित होता है, और अवशोषित होने के बाद शरीर को वो पोषण देता है। हमने कोई भी ठोस पदार्थ खाया या द्रव्य पदार्थ खाया, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, हमने खाया पिया, वो हमने निगला, फिर हमारे पेट ने उसको पचाया और फिर वो अवशोषित हुआ। देन अवशोषित होने के बाद शरीर को पोषण देता है और वो स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखने का मतलब है शरीर को हेल्दी रखता है, फिट रखता है। और शरीर को पोषण देने का मतलब होता है शरीर को पोषण देता है, एक न्यूट्रिएंट्स देता है, शरीर को पोषण देता है, शरीर उससे फिट रहता है, हेल्दी रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। अब भोजन के क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं खाना खाने से? भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। कोई खाना नहीं खाएगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। हमारे शारीरिक विकास होता है भोजन के द्वारा। शारीरिक विकास मतलब जो हमारे शरीर का विकास है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ है। जब कोई बच्चा ऐसा है जो खाना नहीं खाता तो उसमें क्या होगा? वो बाहर का सामान ज़्यादा खाता है, जैसे फास्ट फूड आइटम्स। तो खाना जो है, भोजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे क्या होता है? भोजन करने से हमारे शरीर का विकास होता है, हाइट जल्दी बढ़ जाती है। बच्चों की जो अच्छा सही से भोजन करते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, वो हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो शारीरिक विकास में सहायता मिलती है और ऊतकों की मरम्मत होती है। ऊतकों कहते हैं हम, हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी मरम्मत होती है। अगर कोई डेड सेल्स खराब, मतलब हमारी कोई चोट लग गई है तो वहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने में, सेल्स की मरम्मत करने में हमारी मदद करता है भोजन। रोगों से लड़ने, रोग कहते हैं जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हमारे शरीर को हेल्प करता है, सहायता करता है
भोजन रोगों से लड़ने में, अगर हम भोजन करेंगे, खाना खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे जो कि हमारी डाइट के लिए अच्छा होगा, तो हमारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगी और विभिन्न कार्यक्रमों में हमारी मदद करता है। ये सारे वर्ग जो थे जो हमारी भोजन करते हैं, हमारे पेट में जाने के बाद कितने सारे फ़ायदे करता है और भी अलग अलग कार्यक्रम हैं जो वो हमारी हेल्प करता है। अब हमने भोजन की डेफिनेशन समझ ली, आई होप आपको समझ आई हो। ये अब हमारे पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है, या हमारे जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है, ये दे रखी है नीचे एक डायग्राम के थ्रू। नीचे दिए गए चित्र द्वारा समझा जा सकता है कि हमारा पाचन तंत्र कैसे होता है। जो हम खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाने के बाद हमारी फूड पाइप में जाता है, देन हमारा जो पेट में जाता है, फिर वो पचता है, खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पाचन तंत्र के अंग हैं कुछ, आप यहाँ से समझ सकते हैं ये पूरा डायग्राम देखकर। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ गई, ये है पेट, ये घेंगा, ये जिगर, ये मुंह, ये लार ग्रंथि, ये बड़ी आंत, छोटी आंत, ये है गूदा, ये है पित्ताशय, ये है अपेंडिक्स, मलाशय। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे अंग हैं किस चीज़ के, मानव के, इंसान के पाचन तंत्र के, पेट के अंदर जो खाना पचता है ना उसके। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, ये सब भी वही है अंग, जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, इंजेक्शन के को हिंदी में कहा जाता है अंतर्ग्रहण, डाइजेशन को कहा जाता है पाचन, एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है अवशोषण, देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है उपापचय, यूटिलाइजेशन होता है लास्ट में, उसको उपयोग कहा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही। अब हमने भोजन के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमारा टाइटल क्या था, भोजन पोषण। पोषण के बारे में समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में क्या लिखा है, भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान पोषण कहलाता है। तो पोषण किस विज्ञान को कहा गया है, किस साइंस को कहा गया है, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व मतलब जैसे फैट होता है हमारे खाने के अंदर, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें को हम कहते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, हिंदी में पोषक तत्व। हमारे भोजन में ये सारे पोषक तत्व होते हैं। किसी भोजन में एक होता है, किसी में दो होते हैं। अलग अलग भोजन में, हमारे अलग अलग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है प्रभाव, हमारे हेल्थ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर हमारे पोषक तत्व हमारे भोजन के अंदर होंगे, तो उसी को हम कहते हैं पोषण। वही पोषण कहलाता है, इसी चीज़ का विज्ञान भोजन का और पोषक तत्वों का विज्ञान पोषण कहलाता है। इस विज्ञान में भोजन होता है, खाना होता है, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसमें समाविष्ट अन्य पदार्थ, और उसके अंदर अलग अलग पदार्थ होते हैं, विवरण शामिल है, पदार्थों का विवरण शामिल है। यानी क्या क्या होता है पोषण के अंदर, भोजन है, पोषक तत्व हैं और अलग अलग अन्य पदार्थ भी शामिल हैं। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अन्य कार्य होते हैं। तो इन्हीं पदार्थों से क्या होता है, ये सारी भोजन से, पोषक तत्वों से मिलकर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे क्या होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें होता है। तो ये जो हमने ये पढ़ा, ये सारा जो है ये यही वाला है जो हमने इधर पढ़ा था। तो आपने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा या पोषण का। लास्ट में हमने यही वाला इसमें एग्जाम्पल दे दिया, तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो इसमें क्या लिखा है, पोषक तत्वों में भोजन में विद्यमान घटक होते हैं। मैंने आपको बताया पोषक तत्व क्या होते हैं, हमारे भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती हैं खाने में जिनको पोषक तत्व कहा जाता है। तो ये हमारे भोजन के घटक होते हैं जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर को इनकी अच्छे अमाउंट में, पर्याप्त क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, नीड होती है। हमारे भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं और हमारे शरीर को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई जैसे अलग अलग हमारे होते हैं पोषक तत्व, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, और हमारे हो सकता है प्रोटीन। तो ऐसा ना हो किसी चीज़ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गया और फैट बिल्कुल नहीं हुआ, या ऐसा हो गया किसी खाने में फ़ैट बहुत ज़्यादा हो गया, 80% फैट हो गया और मिनरल्स या प्रोटीन उसमें बिल्कुल नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोला है, एक वर्ड का यूज़ हुआ है पर्याप्त मात्रा।
जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। पर्याप्त मात्रा का मतलब होता है एक इक्वल क्वांटिटी में, बैलेंस की मात्रा में होना चाहिए हर चीज़ अच्छी एक क्वांटिटी में होनी चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, वसा को हम इंग्लिश में कहते हैं फैट, हिंदी में वसा कहते हैं, खनिज कहते हैं मिनरल्स को, हिंदी में खनिज कहते हैं, विटामिन, जल और रेशा, जल कहते हैं वाटर को और रेशा कहते हैं फाइबर को, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में फाइबर। तो ये सारी चीज़ें पोषक तत्वों में इंक्लूडेड होती हैं। ये है एक चार्ट के थ्रू आपको समझा रखा है पोषक तत्व। ये सारे पोषक तत्व हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पोषक तत्वों में, यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज यानी कि जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन, वसा यानी फैट, विटामिन्स, विटामिन, जल यानी वाटर, रेशा, फाइबर, ये सारी चीज़ें हमारी पोषक तत्व होते हैं। और पोषक तत्वों के यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, पोषक तत्वों के 2 प्रकार, एक इधर और एक इधर। सबसे पहला वृहत पोषक तत्व और फिर दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 2 प्रकार हैं पोषक तत्वों के, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत में क्या होगा, जो शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, हमारे बॉडी को जो ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए, कम क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, जब ये काम करेंगे तो ये कहलाते हैं वृहत पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल है सूक्ष्म का आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन की नीड नहीं होती। हमारी बॉडी को आयोडीन जो है वो कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी जो कम क्वांटिटी में जिसकी कम क्वांटिटी में नीड होती है। और वृहत पोषक तत्व जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। अब उसके भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि प्रोटीन होता है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस डाइट क्या होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या दे रखा है, संतुलित आहार को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य तत्व समुचित मात्रा और सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब इतने हार्ड वर्ड्स में लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखिए, संतुलित आहार बैलेंस डाइट, बैलेंस का मतलब क्या होता है, ना ज़्यादा ना कम। बैलेंस जब भी तो कहते हैं कि ना ही ज़्यादा हो कोई चीज़, ना ही कम हो, बिल्कुल बैलेंस हो, मीडियम हो, अच्छे अमाउंट में हो, एकदम मीडियम अमाउंट में, हाई अमाउंट में भी नहीं, लो अमाउंट में भी नहीं। ऐसे ही हमारे खाने में जो ये सब चीज़ें होती हैं, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये बैलेंस की फॉर्म में होनी चाहिए, एक इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। जितनी हमें नीड है हमारी बॉडी को सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, जिसमें संतुलित कहते हैं बैलेंस को और आहार कहते हैं खाने को। आहार मतलब फूड और संतुलित मतलब एक संतुलन वाला फूड, खाना एक ऐसा जिसमें संतुलन बना हो, एकदम मीडियम लेवल से उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स हो, तो जिसमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य तत्व, हमारी दैनिक आवश्यकता यानी हमारे डेली रूटीन के जो भी उसमें तत्व होते हैं, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इन सबको कहते हैं पोषक तत्व। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अनिवार्य तत्व हैं और ये समुचित मात्रा में, यहाँ लिखा है समुचित मात्रा और सही अनुपात, एक सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। जिस खाने में पोषक तत्व सही मात्रा में, सही अनुपात में होते हैं, उसको कहा जाता है संतुलित आहार। अब कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल तथा रेशा जिसको फाइबर कहते हैं, ये सब शामिल हैं इसमें। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी, और कोई चीज़ बहुत कम हो जाएगी तो भी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जैसे अगर किसी खाने में हमने फ़ैट बहुत ज़्यादा कर दिया तो हम ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा। और अगर किसी खाने में बहुत कम कर दिया, जैसे प्रोटीन, तो हमारे जो बॉडी है उसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इसलिए कहा है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें सब अच्छी क्वांटिटी में हो, सही अनुपात में हो। और ये किस लिए ज़रूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए।
और अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए ये संतुलित आहार ज़रूरी होता है। RDA, यहाँ पर RDA की फुल फॉर्म क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये इसकी फुल फॉर्म है फॉर इंडियंस एज पर ICMR हैदराबाद। हिंदी में कहेंगे इसको RDA को भारतीयों के लिए निर्धारित आहार संबंधी मात्रा ICMR हैदराबाद द्वारा दिया गया। यानी यह इंडियंस के लिए एक चार्ट दे रखा है। RDA का चार्ट सिर्फ इंडियंस के लिए है ये, और ये किसने दिया है? हैदराबाद के जो ICMR है उसके द्वारा ये निर्धारित है। और इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किसी भी मैन को क्या लेना चाहिए, विटामिन कितना लेना चाहिए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए, आयरन कितना लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, आयरन, ये सब इसमें लिखा है, प्रोटीन। और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैन के लिए भी, मैन के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, इन्फेंट्स यानी बहुत छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए अलग, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग है सब चीज़। तो ये सारी क्वांटिटी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछेगा इससे, लेकिन आप समझने के लिए अपना पढ़ सकते हैं ये डाइटरी चार्ट। RDA मतलब निर्धारित आहार संबंधी मात्रा, जो आहार की संबंधी मात्रा होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। RDA में क्या होता है? ये RD है, इसमें क्या है? आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, यानी हमारी आवश्यकता जितनी है और प्लस हमारी जो मात्रा है, हमें कितनी मात्रा की ज़रूरत है हर चीज़ में, हमारे न्यूट्रिएंट्स में, वो सब मिला होता है। स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं? हमने, हमारे चैप्टर का नाम था भोजन पोषण स्वास्थ्य। हमने भोजन के बारे में समझ लिया, पोषण के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य क्या है? WHO, जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो हेल्थ की पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। स्वास्थ्य क्या है? हम शारीरिक रूप से भी अच्छे रहें, शारीरिक यानी हमारे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो बॉडी में, भावनात्मक यानी हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हमारी इमोशंस काबू में होने चाहिए, और सामाजिक यानी हमारे समाज में हमारे जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। जब हम शारीरिक भी, भावनात्मक भी और सामाजिक रूप से अच्छे होंगे तो उसको कहा जाता है, उस स्थिति को स्वास्थ्य। ये केवल रोगों तथा आवश्यकता के ना होने की स्थिति नहीं है। इसका मतलब है 1948 में ये डेफिनेशन दी गई थी स्वास्थ्य की WHO द्वारा, कि क्या स्वास्थ्य मतलब होता है जब किसी भी इंसान में कोई बीमारी नहीं होती, जब कोई रोग नहीं होते, किसी भी व्यक्ति में जब रोग नहीं होंगे, स्थिति नहीं है। ये केवल रोगों तथा आवश्यकता के ना होने की स्थिति नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान में रोग ना हो, बीमारी ना हो तो वो स्वस्थ है। इसका मतलब होता है वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उस स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रोग नहीं है जिसमें उसको स्वास्थ्य कहेंगे। अब ये कुछ है, यहाँ पर दे रखा है स्टेथोस्कोप, और उसमें एक फैमिली दे रखी है। ये इमेज, ये है जिम की इमेज। स्वास्थ्य और फिटनेस मेंटेन करने की। अब हम पढ़ेंगे फिटनेस क्या होता है। शरीर का बेहतर होना, फिटनेस कहते हैं शरीर का हमारा अच्छा हो जाना, बेहतर होना। ये नियमित व्यायाम, समुचित आहार, पोषण और उचित विश्राम से प्राप्त होता है। और फिटनेस कैसे मिलती है बॉडी को? हमारा शरीर जब बेहतर हो जाता है उसको फिटनेस कहा जाता है। लेकिन ये कैसे मिलेगा बॉडी को? जब हम नियमित व्यायाम करेंगे, यानी रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, जिम करेंगे, या हम योगा वगैरह करेंगे, और अपनी आहार जो समुचित आहार है, हमारी बैलेंस डाइट लेंगे, जो चीज़ें खानी चाहिए वो सब चीज़ें खाएंगे बैलेंस रूप में, संतुलित आहार, समुचित आहार, पोषण की चीज़ें खाएंगे, और उचित विश्राम भी करेंगे। विश्राम मतलब जितनी हमें पूरे दिन काम ही नहीं करना, ये सब पूरे दिन नहीं करना एक्सरसाइज, उचित विश्राम भी करना, यानी आराम भी अपना सही अमाउंट में करना होगा, तभी हमारे बॉडी को फिटनेस मिल सकेगी। तो ये आती है व्यायाम करने से, आहार सही लेने से और उचित विश्राम करने से। अब यहाँ पर दे रखा है स्वस्थता। स्वस्थता क्या होती है? स्वस्थता कहते हैं शारीरिक जो स्वस्थता है
स्वस्थता को शारीरिक स्वस्थता भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर की स्वस्थता होती है। इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम करने से शारीरिक स्वस्थता आती है। दूसरा है लचीलापन, यानी हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा भी हमारे शारीरिक स्वस्थता आती है। तीसरा है शारीरिक संरचना, यानी हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके द्वारा भी। चौथा है यहाँ पर मांसपेशीय सहनशीलता, हमारी मसल्स में एक सहने की क्षमता होनी चाहिए। और पांचवा है मांसपेशीय मजबूती, मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो उसको ये 5 टाइप्स हैं किसके, शारीरिक स्वस्थता के हमारे 5 टाइप हैं। एरोबिक व्यायाम, मांसपेशीय मजबूती, लचीलापन, मांसपेशीय सहनशीलता और शारीरिक संरचना। ये आपको याद करनी पड़ेंगी पाँचों नाम। अब हम बात करते हैं खाद्य वर्ग किसे कहते हैं। खाद्य वर्ग, खाद्य पदार्थों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। खाद्य पदार्थ यानी जो हमारे खाने पीने के पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में समान विशेषताओं वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और हर वर्ग में समान विशेषताओं वाले, समान विशेषता मतलब एकदम इक्वल जो भी विशेषताएं होती हैं उनमें अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं। हर वर्ग में समान गुणों वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ समूहित किया गया हो, और समान गुण होते हैं हर खाद्य पदार्थ में। समान गुण का मतलब होते हैं एकदम जो उसकी क्वालिटीज़ होंगी खाद्य पदार्थ की वो इक्वल होती हैं, जिन्हें एक साथ समूहित किया गया, एक साथ समूह में किया गया, ग्रुप में। तो ये होता है खाद्य पदार्थ। खाने पीने के जो पदार्थ हैं जो अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जो वर्ग होते हैं लोगों के, उनमें विभाजित हैं, डिवाइड हैं। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहते हैं ICMR को, उसके द्वारा 5 खाद्य वर्गों का सुझाव दिया गया, यानी कि ICMR के द्वारा 5 खाद्य वर्ग बनाए गए हैं। 5 खाद्य वर्ग यहाँ पर है। सबसे पहला अनाज, सबसे फर्स्ट है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। अनाज और उनके उत्पाद क्या होंगे, चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार, जौ, चावल, गेहूँ का आटा, ये सारे अनाज में आ जाएगा, अनाज खाद्यान्न में। दालें और फलियां में आ जाता है काला चना, उड़द की दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां, ये सारी दालें होती हैं। दूध और मांस के उत्पाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आ जाता है दूध, दही और मिल्क जो होता है, पनीर, मक्खन, मीट, मुर्गा, अंडा, मांस, मछली, ये सारी दूध वाले जो डेयरी पे मिलते हैं सारे प्रोडक्ट्स। फल और सब्जियां जिसमें आ जाता है आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर, पपीता, संतरा, स्वीट लाइम, तरबूज। सब्जियां हरे पत्तेदार वाली जैसे जो पालक होता है, चौलाई, पालक, धनिया के पत्ते, सरसों के पत्ते, मेथी के पत्ते, ये सारी सब्जियां आ गई और फल आ गए कुछ। वसा और शकरका यानी जो शुगर केन होती है, वसा, मक्खन, हाइड्रोजनेट तेल। तो ये 5 जो थे 5 वर्गों में डिवाइड किया गया था खाने को। सबसे पहला अनाज के, दूसरा दालें, तीसरा डेयरी प्रोडक्ट दूध वाले, और फिर चौथा फल और सब्जियां, 5वां वसा और शकरका। तो ये 5 हमारे डिवाइड थे इस ICMR के द्वारा 5 खाद्य वर्ग। नीचे दर्शाए गए चित्र में खाद्य पदार्थ के कार्य, अब इनके कार्य भी पढ़ने हैं हमें। नीचे जो दर्शाए गए हैं उस चित्र में खाद्य पदार्थ के कार्य हैं, जैसे ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड जो हमें एनर्जी देते हैं, और बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, शरीर को निर्माण करने में खाद्य पदार्थ होते हैं। तीसरा है बॉडी रेगुलेटिंग फूड होते हैं जो शरीर को नियंत्रण करते हैं, वो वाले खाद्य पदार्थ। एनर्जी बॉडी रेगुलेटिंग फूड हैं ये सारे ग्रीन वाले, ये रेड वाले हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये येलो वाले हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो फूड। तो ये चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं वो बॉडी रेगुलेटिंग फूड होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क, मछली, मुर्गा और दही, ये सब जो भी मक्खन, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं हमारी, और एनर्जी जो देते हैं वो ये सब है शुगर केन, पोटैटो, और यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के सामान हैं। येलो में बटर है, मक्खन वगैरह, और भुट्टा है, कॉर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें येलो में हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड में आती हैं। आप इसको समझ सकते हैं देखकर। यह है आहार मार्गदर्शन पिरामिड,
ये एक पिरामिड है, पिरामिड कहते हैं ना एक पहाड़ को, तो ये एक इसी तरीके से एक पिरामिड के तौर पे दे रखा है जो आहार का मार्गदर्शन करता है, आहार के बारे में हमें बताता है। आहार मार्गदर्शन पिरामिड। सबसे पहला जो नीचे वाला है इसमें आ गई सारी दालें, अनाज वाले खाद्यान्न। दूसरे में आ गई जो अनाज के बाद जो हमारी दालें और फलियां हैं वो आ गई। तीसरे में फल और सब्जियां आ गई, इसमें फल सब्जियां थर्ड में। फोर्थ में दूध और जो मांस के उत्पाद हैं वो आ गए ये सारे। और वसा और शक्कर सबसे ऊपर वाले में आ गई। तो इस वाले में वसा और शक्कर, दूसरे वाले में दूध और मांस के उत्पाद, और थर्ड जो ये थर्ड वाला है इसमें फल और सब्जियां, और यहाँ पर फोर्थ वाले में दालें और फिफ्थ वाले में अनाज। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमें पिरामिड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पिरामिड वो रूपरेखा है जो बताती है कि आपको प्रतिदिन क्या खाना है। पिरामिड के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमें रोज़ाना क्या खाना चाहिए। ये एक सामान्य दिशा निर्देश है, हमें एक दिशा निर्देश दे गए हैं, एक तरीके से हमें एडवाइस करी गई है खाने से रिलेटेड, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे, जो आपको सही आहार के चयन करने में सहायता करती हैं। यानी हमें एक सही आहार मिलता है अपने खाने के लिए, और सही आहार को चूज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं, ताकि आपको आवश्यक पोषक तत्व मिले, हमें जो ज़रूरी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं वो मिल सकें, और साथ ही उपयुक्त वज़न बनाएं। यानी हमारे बॉडी का एक बैलेंस के रूप में एक वज़न बने, हमारी बॉडी में वेट ज़्यादा बढ़ ना जाए या फिर बहुत ज़्यादा कोई पतला ना हो जाए वेट कम की वजह से। तो उपयुक्त वज़न बनाए रखने के लिए बॉडी की ये मात्रा में कैलोरी भी मिले, यानी एक साथ ही उपयुक्त वज़न बनाए रखने में मदद करता है, सही मात्रा में कैलोरी भी मिले, यानी हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो सही हमारी अमाउंट में हमारी बॉडी को मिल सकें इस चार्ट के ज़रिए। इसलिए हमें ये दिया गया है पिरामिड। अब हमें समझना है शाकाहारी आहार। शाकाहारी आहार किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करें शाकाहारी आहार की, तो शाकाहारी हम कहते हैं उस खाने को, उन लोगों को भी शाकाहारी कहा जाता है जो वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में समझा था कि कुछ शाकाहारी लोग होते हैं और कुछ मांसाहारी लोग होते हैं। तो शाकाहारी लोग वो होते हैं जो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो मीट या गोश्त वगैरह नहीं खाते। और मांसाहारी वो होते हैं जो मीट खाते हैं, जैसे कि जो फ़िश खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, या और कुछ भी वो मीट में खा सकते हैं, तो उनको हम मांसाहारी कहते हैं। और शाकाहारी हम उनको कहेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ पत्तेदार सब्जियां, दालें या अनाज ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो शाकाहारी आहार, आहार मतलब खाना, एक फूड को हम आहार कहते हैं। और शाकाहारी आहार के अंदर आता है एक ऐसा खाना जो शाकाहारी लोग खाना पसंद करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं समझते हैं। शाकाहारी आहार वनस्पति जगत खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। वनस्पति जगत पर निर्भर करता है शाकाहारी। वनस्पति का मतलब क्या है? वनस्पति जगत का मतलब होता है कि वनस्पति हम कहते हैं जहाँ वनस्पति होती है, जहाँ खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अनाज वगैरह उगते हैं, अनाज को ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स होती हैं खेतों में अनाज की, दालों की, फलियों की, या फिर जो भी सब्जियां हैं वो वहाँ पर होती हैं। तो वनस्पति जगत हम उसी को कहते हैं जहाँ पर हमारे शाकाहारी वाले खाने होते हैं, जो सब्जियां वगैरह होती हैं, उसको कहा जाता है वनस्पति जगत। खाद्य पदार्थ मतलब खाना है। तो शाकाहारी के जो आहार हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? पूरे डिपेंड होते हैं वनस्पति जगत पर। वनस्पति जगत का मतलब है जहाँ पर क्रॉप्स उगती हैं सब्जियों वाली। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वनस्पति जगत में, उसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि खाद्यान्न आते हैं वहाँ पर, सब्जियाँ आती हैं, फली आती हैं। फली मतलब वही जो फलियाँ होती हैं। फल आते हैं यानी फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे बीज भी उगते हैं, और सूखे मेवे भी होते हैं। मेवे भी हो सकते हैं वहाँ पर, ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं कुछ शाकाहारी आहार में। और कुछ शाकाहारी आहार में ये चीज़ें भी आ जाती हैं, अंडा, दूध से बनी वस्तुएं, अथवा दोनों शामिल होते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फल और सब्जियां या जो फलियां होंगी उन्हीं को हम शाकाहारी कहेंगे। हम अंडे वाले जो चीज़ें होती हैं या दूध वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें दूध से बनी हुई चीज़ें आती हैं, जैसे खीर आ गई दूध से बनी हुई, दूध से बना हुआ मक्खन आ गया,
घी आ गया, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी शाकाहारी आहार में शामिल होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। जो लोग मांस अथवा दूध से बने खाद्य पदार्थ को खाते हैं, और शाकाहारी लोग क्या करते हैं, जो लोग मांस अथवा दूध से बने मांस को और दूध से बने खाद्य पदार्थ को खाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें होते हैं जो अंडा नहीं खाते, जो मांस वाले प्रोडक्ट, जो मीट्स होते हैं, मीट होती है, गोश्त होता है, वो नहीं खाते और सिर्फ़ दूध से बने पदार्थ खा लेते हैं। आहार को पर्याप्त बनाने हेतु दैनिक खाद्य निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आहार को, अपने खाने को पर्याप्त बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। पर्याप्त बनाने का मतलब है अगर अच्छा बनाना है, बैलेंस के रूप में पर्याप्त मात्रा में लेना है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, ऐसा खाना खाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। दैनिक खाद्य निर्देशन, ये जो दैनिक खाद्य निर्देशन है इनका पालन करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। जो हमें खाद्य निर्देश दिए गए थे ऊपर चार्ट में, उसको समझना पड़ेगा और उसका यूज़ करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ में, तभी हम अपने आहार को पर्याप्त बना सकते हैं। अब ये था हमने शाकाहारी आहार के बारे में समझा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न। अब किशोर अवस्था यानी जब बच्चा 15 से 18 साल तक का होता है तो उसमें आहार संबंधी कुछ पैटर्न है, खाने से रिलेटेड कुछ उसकी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। किशोर अवस्था में जब बच्चा होता है 18 साल के करीब, तो किशोर अवस्था में किशोर जो होते हैं ना, जो इतने उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें यौवन आरंभ के कारण उनमें यौवन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से तीव्र वृद्धि होती है, उनकी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, जल्दी जल्दी वो ग्रोथ करते हैं, उनकी मसल्स बढ़ती हैं, उनकी बॉडी बिल्ड होती है, उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है इस एज में, किशोर अवस्था में। तथा शारीरिक परिवर्तन और उनके शरीर में परिवर्तन आता है, इसलिए हम उनको शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। उनकी बॉडी को पोषण संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, तो उनमें ज़रूरी हो जाता है कि इस एज में वो पोषण संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, और वो जो पोषण जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़्यादा उसका इंटेक करें, उसकी उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन ना करना। तो बच्चों में क्या आ जाता है, भोजन में अनियमितता। अनियमित हम कहते हैं कि टाइम से भोजन ना करना। अनियमित मतलब जो एक भोजन का टाइमिंग है, खाने के टाइमिंग्स हैं, या फिर दोपहर में खाना खाना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो वो एक चीज़ अनियमित कर देते हैं, या तो टाइम से नहीं खाएंगे, या फिर क्या करेंगे, एक बार भोजन ना करना, या फिर एक बार जो भोजन है या तो डिनर को मिस कर देंगे या फिर अपने लंच को मिस कर देंगे, तो एक बार भोजन नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो किशोरों में खाना ना खाने व घर से बाहर खाना खाने की आदत ज़्यादा होती है। अब जो किशोर होते हैं उन बच्चों में ये ज़्यादा आदतें बढ़ जाती हैं कि वो घर से बाहर खाना खाएंगे, जंक फूड उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना, होटल्स वगैरह में अपना डिनर करना, लंच करना, ये उनको ज़्यादा पसंद होता है, या फिर कभी कभी तो वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं, जिस कारण किशोरों को पर्याप्त संख्या अथवा मात्रा में भोजन नहीं मिलता। तो इसलिए क्या होता है, किशोरों को सही मात्रा में, जो एक अच्छी क्वान्टिटी में उनको बॉडी को फिट रखने के लिए जो खाने की नीड होती है वो उनको नहीं मिल पाता भोजन, और उनके अंदर क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब उनका टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो उनमें क्या आएगा, उनमें पोषक तत्वों की कमी होगी, जो भी उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब अनियमित भोजन होता है या फिर भोजन एक टाइम बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वल्प आहार। स्वल्प आहार को हम स्नैकिंग कहते हैं। स्वल्प आहार, इसमें क्या होता है, कई बार किशोर 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते, और कई बार क्या होता है, किशोर 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते, तीनों बार ही नहीं करते खाना, दोपहर का, रात का खाना ही छोड़ देते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई ना कोई भोजन छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। और उनमें क्या होता है, ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, कोई ना कोई भोजन को छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी हैबिट बन जाती है कि खाना ना खाएं। या तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत पतले हो जाएं तो वो अच्छे लगेंगे, वो बिल्कुल हीरो की तरह लगेंगे अगर वो पतले हो जाएंगे। लड़कियां सोचती हैं अगर उनकी बॉडी फिगर अच्छा होगा, बॉडी फिट रहेगी, तो वो हीरोइन लगेंगी। तो ये सब किशोर अवस्था में बच्चों में आता है, और वो लोग अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अगर हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखना है, अच्छा पतला रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें है फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब होता है किशोर जो होते हैं वो घर के खाने की बजाय दाल, सब्ज़ी, रोटी, फ्रूट्स, इन सब को खाने की बजाय वो बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड आइटम्स खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़,
इन सब पे ज़्यादा वो डिपेंड रहने लग जाते हैं। किशोरों में फ़ास्ट फूड खाने की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी फ़ास्ट फूड आइटम जो बाहर के खाने के, जिनको हम जंक फूड भी कहते हैं, जो नुकसान देते हैं हमें ज़्यादा खाने पर, क्योंकि ये सुविधाजनक होते हैं। क्या होते हैं ये? सुविधाजनक होते हैं, ना ही उनको कुछ इसमें करना पड़ता। अगर कोई किशोर जो है, जो पढ़ाई की वजह से अपने घर से दूर रहता है, तो उसको घर में कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो सुविधाजनक होते हैं। बाहर से वो मंगा सकते हैं, बने बनाए उसको उनको मिल जाते हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़, ये सारे आइटम सुविधाजनक होते हैं, एकदम से मिल जाते हैं, कहीं भी अवेलेबल होते हैं आसानी से। अक्सर इसमें वसा और कैलोरी भरपूर मात्रा में होती है, और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है इन सारी चीज़ों में जो फ़ैट होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो कैलोरीज़ होती हैं वो भरपूर मात्रा में होती हैं। और इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ और फ़ैट भी नुकसान देता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। इसलिए फ़ास्ट फूड आइटम्स हमें लिमिटेड रखने चाहिए, कभी कभार खाने चाहिए। डेली अगर ये कोई खाएगा तो उसके बॉडी को हार्म ही देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट डाइटिंग। डाइटिंग करना भी एक किशोरों में आदत बन जाती है। किशोरों में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। कुछ किशोर मोटे हो जाते हैं, बच्चे मोटे हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर लें, और डाइटिंग की वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं, और वो सोचते हैं कि डाइटिंग करेंगे तो हम हमारी बॉडी ठीक रहेगी, और वो डाइटिंग की वजह से बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं और मिस कर देते हैं, जिससे बॉडी को नुकसान होता है। और डाइटिंग में कभी कभार वो कुछ कोई अच्छी डाइटिंग करते हैं जिसमें वो अपनी सैलड वगैरह लेते हैं, तो वो उनको फिर सैलड तो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, तो फिर वो उनके लिए ठीक रहता है। तो डाइटिंग के भी अलग अलग कुछ पॉइंट्स होते हैं, अभी हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें है किशोर अवस्था में स्वस्थ आहार पद्धतियाँ अपनाने के तरीके। यानी किशोर अवस्था में जो आपकी स्टेज है, आप सब बच्चों की, उनमें जो स्वस्थ आहार है, यानी हेल्दी जो खाने हैं, उनको अपनाने का क्या तरीका है। टीवी देखने के समय को सीमित करना। यानी अगर आप टीवी देखते हैं, और अगर आप पूरे दिन टीवी देखते हैं, सुबह से रात तक, या बहुत घंटे, आप 2-3 घंटे टीवी में रेगुलर बैठे रहते हैं, तो उसको कम करना पड़ेगा, उसको सीमित करना पड़ेगा, उसको एक लिमिटेड अपना टाइम टेबल के रूटीन में उसको कम करना पड़ेगा। टीवी देखने के समय को आपको कम करना होगा, जब इसकी एक किशोर अवस्था में स्वस्थ आहार आप अपना सकते हैं। अधिक खाने से और कम खाने से बचा जा सकता है। आप सबसे ज़्यादा खा लेंगे, अगर टीवी देखते देखते कोई बहुत ज़्यादा भी खा सकता है, और बहुत कम भी खा सकता है कि उसका फेवरेट शो चल रहा है, तो वो टीवी देखते देखते बहुत स्लो खाएंगे, तो उसके समय को आप सीमित करें। सेकेंड है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें, यानी अच्छी हेल्दी जो गुड हैबिट्स हैं उनको अपनाएं। खाने से रिलेटेड सामान्यतः 3 संतुलित आहार और 2 पौष्टिक नाश्ता लें। यानी 3 संतुलित आहार, 3 बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको, और 2 पौष्टिक नाश्ते लेने चाहिए जिसमें जो पौष्टिक हो, हेल्थ के लिए अच्छे हों, और 3 बैलेंस डाइट हो मिनिमम। स्नैकिंग यानी स्वल्प आहार, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पौष्टिक स्वल्प आहार लेना पड़ता है। आप अगर स्नैक ले रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करें, पौष्टिक स्वल्प आहार लें, पोषण हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। पानी पीना, 4 से 6 गिलास पानी पीने की रोज़ाना आदत होनी चाहिए। 4 से 6 गिलास पानी के रोज़ पीना, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। ये मिनिमम क्वांटिटी में 4 से 6 गिलास रोज़ाना का, फिर आपकी बॉडी ठीक रहेगी। पानी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो उनमें वो डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, और डिहाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को अच्छा रखने के लिए, फिट रखने के लिए। किसी के जो पानी नहीं पीते उनकी वो हो जाते हैं, फेस पर दाने वगैरह हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी, अपने फेस को स्मूथ रखने के लिए, स्किन ठीक रहे, स्किन पे कोई अलग अलग तरह की बीमारियां ना हों, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डिहाइड्रेट रखना। नेक्स्ट 5th पॉइंट है जिसमें बताया है डाइट जनरल। अब ये डाइट जनरल भी किशोरों में होता है। इसमें क्या होता है डाइट जनरल के अंदर, समझिए। डाइट जनरल साप्ताहिक तौर पर आहार का तथा पेय पदार्थों के सेवन का रिकॉर्ड रखें। यानी डाइट जनरल का मतलब होता है अपना एक रिकॉर्ड रखें, आप कहीं लिख कर रखें। क्या लिख कर रखना है, साप्ताहिक तौर पर, यानी एक जब वीक संडे टू संडे आप अपना रूटीन रख सकते हैं। आपको क्या लिखना है, साप्ताहिक तौर पर, यानी सप्ताह में, एक वीक में अपना आहार का रिकॉर्ड रखें। अपने जो आपने खाने खाए हैं उसका रिकॉर्ड रखें कि आपने कुछ हेल्दी खाया भी है या नहीं, या सिर्फ आपने बाहर का कितना खाना खाया, आपने जंक फूड कितना लिया
किया है। तो अपना एक हफ्ते वाला रिकॉर्ड रखें कि आपने इस वीक कितने जंक फूड खाए हैं, कितने पेय पदार्थ यानी जो पीने के पदार्थ हैं उनका कितना सेवन किया है, कुछ गलत तो नहीं खाया है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो इसका रिकॉर्ड रखने को हम कहते हैं डाइट जर्नल। 6 पॉइंट है व्यायाम। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि टहलना, यानी खाने के बाद टहलना और वॉक करना, साइकिल चलाना यानी साइकिलिंग करना। खाने के बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं और टहल सकते हैं। सीढ़ियों को चढ़ना, अगर साइकिल नहीं है घर में या आप बाहर नहीं जा सकते टहलने के लिए तो आप घर में अपनी, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी सही रहेगी और आपका जो डाइजेशन है वो ठीक रहेगा। उतरना, सीढ़ी को चढ़ना और फिर सीढ़ी से उतरना, तो आप ऐसे करेंगे तो फिर भी आपका एक एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है 7th लास्ट पॉइंट, नशीले पदार्थों का उपयोग व दुरुपयोग। जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना। किशोर अवस्था में बहुत बच्चे इनमें लग जाते हैं। सामाजिक पुनर्वास में पोषण संबंधी हस्तक्षेप, यानी पोषण जो हमारे खाने से रिलेटेड जो भी हस्तक्षेप होते हैं ये कर देते हैं। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं नशीले पदार्थ, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर इतना ज़्यादा हार्म देती हैं हमारी लंग्स को, हमारे जो भी अंदर के सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं, उनमें बहुत नुकसान देती हैं। समर्थन और परामर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी बॉडी को ख़राब करने में, हमारी हेल्थ को ख़राब करने में। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। नशीले पदार्थों का बहुत दुरुपयोग होता है। अब ये एक टेबल दे रखी है, खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक। खान पान संबंधी आचरण, जो आपके खाने पीने के जो भी आचरण है उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कुछ बाहरी कारक होते हैं और कुछ आंतरिक कारक होते हैं। ये है बाहरी कारक और ये है आंतरिक कारक। अब बाहरी में क्या क्या है, जैसे व्यक्तिगत अनुभव। बाहर में अगर आप खान पान संबंधी आचरण को देखें तो आपको प्रभावित करने वाला बाहर का कारक है व्यक्तिगत अनुभव। आप अपना व्यक्तिगत जो आपका अनुभव है वो कैसा रखते हैं। परिवार इकाई और परिवार की विशेषताएं आ जाती हैं बाहर के कारक में। परिवार एक इकाई या परिवार की जो भी विशेषताएं हैं, पालन पोषण के तरीके, मित्र मंडली भी आपको प्रभावित करती है बाहर से। यानी अगर मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत जंक फूड आपको बोलते हैं कि ये जंक फूड खाया करो, तो आपको फिर इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ को। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। समाज में लोग आपको क्या बताते हैं, किन लोगों से आप मिलते हैं, सांस्कृतिक कुछ भी हो सकते हैं। मानक और मूल्य भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मूल्य, कुछ जनसंचार भी कारक बन सकते हैं। खाने से संबंधित सनक, पोषण संबंधी ज्ञान भी हो सकता है। यानी खाने से रिलेटेड अगर कुछ गलत ज्ञान है तो फिर गलत होगा हमारी हेल्थ के लिए भी। और व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, यानी आपका खुद का अनुभव, जो फर्स्ट पॉइंट था वही। आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा, जो अंदर के आंतरिक कारक होते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, यानी आपके शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास, आपका खुद का पर्सनल वैल्यू क्या है और आपका बिलीफ किस चीज़ में है, विश्वास किस चीज़ में। खाने संबंधी प्राथमिकताएं और अर्थ, यानी खाने से संबंधी जो भी प्राथमिकताएं होती हैं, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, किस चीज़ को ऊपर रखते हैं खाने के लिए, कि आपको क्या खाना चाहिए और उसका मीनिंग क्या लेते हैं आप। यानी आपको पता होना चाहिए कि जंक फूड या जो फास्ट फूड आइटम्स होते हैं उनका क्या वो नुकसान देंगे, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके एक प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। मनोसामाजिक विकास, एक मनोसामाजिक विकास के लिए भी ज़रूरी है, ये भी एक कारक है। स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य हेल्थ के लिए भी ये एक आंतरिक कारक है। शारीरिक छवि और स्व संकल्पना, शारीरिक छवि यानी आपकी छवि कैसी है शरीर की, और स्व संकल्पना क्या है आपके, तो ये दोनों भी एक आंतरिक कारक में आएंगे। तो ये थे बाहरी कारक और आंतरिक कारक जो हमारे खान पान के आचरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियाँ, यानी किशोर जो होते हैं इस अवस्था में 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं 15 to 18, उनको किशोर में क्या होते हैं, खाने वाली कुछ गलत आदतें होती हैं, विकृतियाँ कहते हैं हम कुछ गलत आदतें को। तो वो क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। तीव्रता से मतलब अभी हमने पढ़ा था, तीव्र कहते हैं बहुत तेज़ी से। जो किशोर अवस्था होती है उसमें शारीरिक विकास, जो शरीर का विकास होता है, शरीर की जो ग्रोथ होती है, बॉडी की डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत
तेज़ी से होती हैं, बच्चे की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इसमें ग्रोथ होती है मसल्स की, बॉडी की। तो इसमें क्या होता है, और शरीर की छवि का विकास होता है, एक शरीर की छवि का भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसमें खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यही एक स्टेज है किशोर अवस्था की जिसमें आपको खान पान की जो संबंधी विकृतियां हैं, जो गलतियां हैं किशोर जो करते हैं खाने से रिलेटेड, उनमें ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक विशेष ध्यान देना चाहिए खान पान संबंधी विकृतियों में, गलत आदतों में। अब वो कौन कौन सी आदत हो सकती है, किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियाँ, जो विकृतियाँ हैं किशोर अवस्था में खाने से रिलेटेड, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है, ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा और इधर है सेकंड बुलिमिया। तो ये दोनों ही एक विकृति है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन में कि विकृतियां बताएं खान पान संबंधी किशोर अवस्था में होने वाली, तो आपको दोनों नाम लिखने हैं और दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा। पहला है सर एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया। तो एनोरेक्सिया को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, इसमें क्या आता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो मनोस्थिति जो किशोर अवस्था में दिखाई पड़ती है, एक मनोस्थिति है, मन की स्थिति जो किशोर अवस्था में देखने को में मिलती है और शारीरिक छवि से जुड़ी होती है, बच्चे की शरीर की जो छवि है उससे जुड़ी होती है। ये इसमें किशोरों पर दुबले शरीर की सनक सवार हो जाती है और किशोरों में क्या होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो चाहते हैं कि उनको वो बिल्कुल एकदम ऐसे रहें, बहुत दुबले रहें और बहुत पतले होने की उनमें एक सनक सवार हो जाती है। उनमें एक हो जाता है कि वो बिल्कुल अपने आप को सोचते हैं कि वो जिम जाएं और अपने आप को फिट बनाएं। फिट भी नहीं वो चाहते हैं, वो बिल्कुल अपना बॉडी को मेंटेन रखें इस तरीके से कि वो एक एक्टर बन सकें। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक्टर एक्ट्रेस की तरह दिखें, उनकी बॉडी फिट रहे, मेंटेन रहे और वो बिल्कुल अपना दुबला शरीर चाहते हैं। और वज़न कम होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को मोटा ही मानते हैं, यानी अगर उनका वज़न कम भी हो रहा है तो अगर उनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की कमी ये है, ये वाली प्रॉब्लम, तो उनमें क्या होगा, वो फिर भी यही चाहेंगे कि अगर उनका वज़न कम भी हो रहा है तो वो अपने आप को फिर भी मोटा ही मानेंगे कि नहीं बहुत मोटे हो रहे हैं और उनमें ओबेसिटी है, लेकिन वो ठीक होंगे अगर वो फिट भी होंगे, उनकी ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, नॉर्मल होगा उनका वेट, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मोटा ही मानते हैं। इनमें किशोर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में वो खाना पीना बहुत गलत कर देते हैं और खाना पीना कई बार छोड़ भी देते हैं। तो किशोर बहुत ज़्यादा कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और माल न्यूट्रिशन बहुत बुरी एक चीज़ है जो आ जाती है बच्चों के अंदर और फिर उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुपोषण का कई बार इस एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अधिक वज़न कम होने से मृत्यु का शिकार भी हो सकते हैं। इसकी आपको इमेज साइड में दिख जाएगी, मैं आपको इमेज लगा दूंगी। और अधिक वज़न, उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनको जितने भी उनका वेट होगा वो अपने आप को बहुत मोटा ही मानते हैं, तो वो खाना छोड़ देते हैं और उनका इस वजह से कुपोषण का शिकार होते हैं और उनका वज़न जो है वेट बहुत कम हो जाता है और इस वजह से वो कई बार ये देखने को मिला है कि इस कारण वो मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। किशोर अवस्था में मृत्यु का शिकार भी हुए हैं कई बच्चे, कई किशोर। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी किशोर के लिए, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा है बुलिमिया। अब ये भी एक ऐसी विकृति है जो किशोरों में आती है खाने से रिलेटेड, बुलिमिया। बुलिमिया क्या होता है इसको समझिए। ये किशोर अवस्था के अंतिम अवस्था में वज़न कम करने के असफल प्रयासों से शुरू होता है। यानी ये कब होता है, किशोर अवस्था के जो अंतिम अवस्था है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, किशोर अवस्था की जो लास्ट स्टेज है जैसे कि 17 से 18 साल में, उसमें वज़न कम करने से असफल प्रयास से शुरू होता है। यानी अगर उनको वज़न कम करना है और उनके असफल प्रयास हैं, वो सफल ही नहीं हो पा रहे अपना वज़न कम करने में, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो अपने आप को यही मान रहे हैं कि वो मोटे हैं और उनका जो प्रयास जो भी वो करते हैं अपना वेट कम करने के लिए वो असफल जाता है, उसमें वो फेल हो जाते हैं। इससे ग्रस्त किशोर या किशोरियाँ बार बार खाना खाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें ग्रस्त जो भी किशोर होते हैं वो असफल हो जाते हैं अपना वज़न कम करने में, तो वो फिर क्या करते हैं, बार बार खाना शुरू कर देते हैं, बार बार खाने लगते हैं। अब इसमें कुछ किशोर बॉयज़ भी आ सकते हैं और किशोरियाँ यानी गर्ल्स भी आती हैं और अत्यधिक खाते हैं और फिर इतना खाते हैं कि वो बार बार अपना खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फूड का इंटेक शुरू कर देते हैं और बाद में उल्टी अथवा विरेच को लिक्सेटिव्स द्वारा पेट साफ़ करते हैं और फिर बाद में उनको बहुत वॉमिटिंग्स होती हैं
जब कोई भी अत्यधिक खा लेगा, बार बार खाना खाएगा, तो उनको क्या होगा फिर इस प्रॉब्लम में, बुलीमिया में बार उल्टियाँ होती हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, लेक्सेटिव्स द्वारा पेट साफ करते हैं। ये किशोरियों में अधिक पाया जाता है। किशोरियों यानी ये गर्ल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो किशोर अवस्था में ये किशोरियों में ज़्यादा देखने को मिला है बुलीमिया। नीचे है, इस विकृति से बचने के लिए व्यक्ति के पास सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को सराहना, अपनी छवि से प्रेम करना। यानी अगर आपको इस विकृति से बचना है, इन दोनों ही विकृति से, बुलिमिया से और फर्स्ट वाली जो थी नर्वोसा से, तो आपको इन दोनों से बचने के लिए क्या करना होगा? व्यक्ति के पास सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपने आप को सराहना, अपने आप को अच्छा समझना। आप जैसे हैं ठीक हैं, अपने आप को चेंज करने की जो एक थिंकिंग आ जाती है कि अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, मोटा है तो पतला होना है, पतला है तो मोटा होना है, और उसके लिए गलत चीज़ों का उपयोग करना है। तो ये सारी चीज़ को छोड़ना होगा और अपने आप को सराहना होगा, अपनी छवि से प्रेम करना होगा। अपने आप को बुरा नहीं सोचना कि आप फ्रेंड से कभी कभार कंपेयर करने लग जाते हैं किशोर, तो किसी से कंपेयर नहीं करना। अपने आप को अच्छा समझना है कि आप बहुत बेस्ट हैं और अच्छे हैं, जैसे आप हैं वो ठीक है, जैसे गॉड ने आपको बनाया है वो सबसे बेस्ट है। आप अपने आप को चेंज करने की जो एक थिंकिंग होती है, माइंडसेट होता है अपने आप को बदलने का, वो छोड़ना होगा। संतुलित आहार लेना होगा और उसके बाद आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है या बहुत कम, एक संतुलित आहार, हमने पढ़ा था संतुलित आहार होता है कि एक बैलेंस के रूप में खाना खाना, मीडियम, ना ज़्यादा और ना ही कम, बिल्कुल मीडियम खाना खाना। और खाद्य संपूरकों का उपयोग करना, खाद्य संपूरकों का भी उपयोग करना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। तो ऐसे खाने खाएं जिसमें अच्छे नन्यूट्रिएंट्स हो, ना कि जंक फूड या जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को नुकसान हो। ऐसे खाने से दूर रहना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे कुछ MCQs आएंगे और एक वीडियो आएगी MCQs की और क्वेश्चन आंसर्स की, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। आई होप आपको ये अच्छे समझ आया हो। चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो थी, थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इजी वे में आपको समझ आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं एंड ज़रूर अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।